रखो हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर मत बैठो मंजिल के मुसाफिर, अरे मंजिल भी मिलेगा और मिलने का मजा भी आएगा। स्वागत है दोस्तों आज का इस बेहतरीन वीडियो में। आज का वीडियो भैया बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के इस वीडियो में पूरा का पूरा एक मैराथन लेकर आए हैं। 100 में 100 नंबर आपका पक्का करने आए हैं। और अगर आप ये पूरा वीडियो देख लेते हैं तो मान के चलिए कि आप बहुत ही करीब पहुंच जाएंगे 100 में 100 नंबर के करीब, 95 के करीब पहुंच जाएंगे अगर आप पूरा वीडियो देख लेते हैं, क्योंकि वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं जो पिछले सालों से पूछे जा रहे हैं और सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको इस वीडियो में कवर किया जाएगा। साथ में दोस्तों आपको 100% याद भी करवा देंगे, तो चिंता मत करिएगा याद करने के, बस एक बार फटाफट देख लीजिए, आसानी से आपको याद करवा देंगे। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। यहाँ पे हम लोग बात करेंगे जो भी समाजशास्त्र के महत्वपूर्ण विस्तृत उत्तरीय प्रश्न हैं, लघु उत्तरीय प्रश्न है और जो है आपके अति लघु है, सारे क्वेश्चन यहाँ पे कवर करेंगे। आपको बता दें एक फायदा और, अगर आप लॉन्ग क्वेश्चन तैयार कर लेते हैं तो एक तीर से आप 4 निशाना मारते हैं। एक तीर से 4 निशाना। 4 निशाना कैसे? अगर विस्तृत उत्तरीय प्रश्न आपका तैयार हो जाता है तो आपका बहुविकल्पी जितने भी क्वेश्चन होते हैं वो कवर हो जाते हैं, क्योंकि एक बड़ा बॉक्स है, एक बड़ा बॉक्स है, उसके अंदर छोटा बॉक्स आराम से फिट हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चन अगर आप तैयार कर लेते हैं तो उसके अंदर बहुविकल्पी क्वेश्चन आपका फिट हो जाएगा, और जो आपका अति लघु आते हैं वो आपका कवर हो जाएगा, जो आपके लघु आते हैं वो आपका कवर हो जाएगा, और जो लॉन्ग क्वेश्चन है नहीं, जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है वो आपका कवर हो ही रहा है। तो एक तीर से 4 निशाना मारने जा रहे हैं। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। शुरुआत करते हैं और आसान शब्दों में समझने का प्रयास करते हैं। पहला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है कि सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध निम्न में से किससे है? कौशल विकास से है, आयुष्मान भारत से है, चिपको आंदोलन से है, या फिर नर्मदा बचाओ आंदोलन से है? इसमें सही जवाब आपका हो जाएगा सुंदरलाल बहुगुणा। ये चिपको आंदोलन से है और ये उत्तराखंड में चलाया गया था। ऐसा आंदोलन उत्तराखंड में जो पेड़ों से चिपक जाने की प्रक्रिया थी और पेड़ों को बचाया जाता था, उसी को चिपको आंदोलन के नाम से जाना जाता है। उत्तराखंड से इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है कि ऑल इंडिया किसान सभा का उदय कब हुआ? ऑल इंडिया किसान सभा का उदय 1929 में, 1920, 1940 या फिर 1936 में? इसमें सही जवाब हो जाएगा 1936 में। आगे है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, दांडी मार्च यानी जो है नमक सत्याग्रह जो आंदोलन है, ये अथवा करके इस तरह भी पूछ सकता है कि नमक कानून तोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? 12 मार्च 1930 को। आप यहाँ पे नेक्स्ट है कि 6 अप्रैल 1930 को, 13 अप्रैल 1919 को, या फिर 22 मार्च 1920 को? आप किस क्लास में हैं? 12 में है। ठीक है, 12 में है तो भैया 12 मार्च ध्यान रखेंगे, 12 मार्च 1930 में, यही आप ध्यान रखेंगे, ये ट्रिक पॉइंट है। ठीक है, आगे है नेक्स्ट पॉइंट देखिए, चंपारण सत्याग्रह आंदोलन कब हुआ था? इसी क्वेश्चन को इस फॉर्म में पूछ सकता है कि नील की खेती करने वाले किसानों ने आंदोलन कब शुरू किया था? तो यहाँ पे नील की खेती करने वाले किसानों ने आंदोलन किया था 1917, 1918, 1919 या फिर 1920 में। तो यहाँ पे देखिए चंपारण है, ठीक है, इसे आप चंपा ध्यान रखिए, और चंपा से खतरा है, चंपा से क्या है? खतरा है, इसलिए नंबर 17 है। चंपा से खतरा है इसलिए नंबर 17 है। 17 देखिए लास्ट में यहाँ पे 17 लिखा गया है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर 1917 हो जाएगा। और चंपा से खतरा किसे है? तो चंपा से खतरा है गांधी जी को, क्योंकि गांधी जी ने इस आंदोलन की शुरुआत की थी। ये ट्रिक पॉइंट है, बस ट्रिक ध्यान रखेंगे कि चंपा को खतरा है इसीलिए 17 है, और 17 1917 हो जाएगा। खतरा किसको है? गांधी जी को। तो इस प्रकार से आप इसे आराम से याद कर सकते हैं। ठीक है, आगे है यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, मजदूर संघ ट्रेड यूनियन, मजदूर संघ ट्रेड यूनियन की स्थापना किसने की थी? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा? बीपी वाडिया, महात्मा गांधी, बाबा साहब अंबेडकर, या फिर नीचे दिया गया है सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? जो मजदूर संघ ट्रेड यूनियन है ये जो है बीपी वाडिया ने जो है इसकी स्थापना की थी। तो आप ध्यान रखिए कि जो मजदूर होते हैं, जो मजदूर होते हैं उनकी बीपी बढ़ जाती है। ठीक है, क्या बढ़ जाती है भैया? बीपी बढ़ जाती है। तो ध्यान रखेंगे बीपी वाडिया का नाम। ठीक है, ऐसे ही ट्रिक पॉइंट लगा के याद कर सकते हैं। आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पर, सामाजिक परिवर्तन एक सीधी रेखा में होता है, यह किस सिद्धांत की अवधारणा है? अब भैया सीधी रेखा तो ऐसी रेखा होती है ना, सीधी रेखा होती ऐसी होगी, तो सीधी रेखा का मतलब चक्रीय, चक्रीय तो होगा नहीं, चक्रीय मतलब ऐसे, ऐसे तो होगा नहीं, रेखीय, अब यहाँ पर रेखीय ऐसे रेखा में है तो इसका मतलब सीधी रेखा, इसका मतलब ये आपका
राइट आंसर हो जाएगा रेखीय। ठीक है, आगे दोस्तों बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। भारत में ग्रामीण विकास के लिए मनरेगा किस वर्ष लागू किया गया था? जो मनरेगा है इसकी शुरुआत हुई थी 2005 में, मतलब पारित हुआ था, कानून बनाया गया था 2005 में और लागू किया गया था 2006 में। ठीक है, 2006 में। अब यहाँ पे 2006 में तो कब? 2 जनवरी 2006 को, 2 फरवरी 2006 को, 3 मार्च 2006 को, या फिर 2 अप्रैल 2006 को? ये तो कंफर्म हो गया कि 2006 में ही हुआ था। तो कब हुआ था? अब यहाँ पे ध्यान रखेंगे, ये है भैया 2/2। ठीक है, 2/2/2006, 2/2/2006, यही ध्यान रखेंगे, 2/2/2006। तो यहाँ पे देखिए 2 फरवरी 2006 आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसको फरवरी को आप ऐसे भी 2/2 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत, दूसरा महीना है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? भारत में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी 1950 से 60, 60 से 70, 70 से 80, 80 से 90। तो इसमें सही जवाब हो जाएगा आपका 60 से 70, 2 वाला आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, आगे है नेक्स्ट पॉइंट, यहाँ पे देखिए जाति और वर्ग में कौन सा गुण समान होता है? जाति और वर्ग में कौन सा गुण समान होता है? श्रेणी क्रम, उपलब्धि, जन्मजात सदस्यता, या फिर इसमें नीचे एक ऑप्शन है, इनमें से कोई नहीं है। तो इसमें आपका जो समान गुण है वो श्रेणी क्रम है, इसमें श्रेणी क्रम आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये आपके क्वेश्चन रहे। ठीक है, ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहे। फिर इसके बाद जो है यहाँ पे 10 नंबर क्वेश्चन एक और यहाँ पे दिया गया है। स्वतंत्र भारत में बहुत सुधार का प्रमुख उदाहरण है, यानी सुधार में जो बहुत सुधार हुआ है उसका प्रमुख उदाहरण क्या हुआ है? ये जो जमींदारी उन्मूलन है ना, इसको समाप्त कर दिया गया है, इसलिए स्वतंत्र भारत में बहुत ज़्यादा सुधार देखने को मिला है ग्रामीण क्षेत्रों में। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा जमींदारी उन्मूलन। ये बात होगी 10 बहुविकल्पीय क्वेश्चन की। अब बात करते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। अगर दोस्तों आप ये पूरे क्वेश्चन को तैयार कर लेते हैं तो मान कर चलिए, वादा करते हैं आपसे कि जितने भी आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे, लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे, विस्तृत उत्तरीय पूछे जाएंगे, ये सारे क्वेश्चन यहीं से आपके कवर हो जाएंगे। जब पेपर में आएगा ना तो आप खुद कहेंगे कमेंट करके कि हाँ आपकी पढ़ाई ये पेपर में आए हुए हैं। आप यहाँ पे क्वेश्चन समझने का प्रयास करेंगे, मैं आपको अच्छे से समझा दूंगा, आपसे वादा है। क्वेश्चन देखिए, इस प्रकार से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। एक बार आप क्वेश्चन पढ़ सकते हैं, सीधा हम लोग उत्तर पर आ जाते हैं, क्योंकि लंबा रहेगा, मैराथन टाइप का रहेगा। तो यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं, सीधा उत्तर पर आ जाते हैं। ठीक है, उत्तर पे आ जाते हैं। क्वेश्चन पहला कि स्वतंत्र भारत में महिला आंदोलन के बारे में आपको बताना है। तो पहली आपकी हेडिंग बनेगी स्वतंत्र भारत में महिला आंदोलन। देश आज़ाद हो चुका है और महिला आंदोलन क्यों कर रही है, उसके पीछे क्या रीज़न है, यही आपको बताना है। देखिए, आंदोलन तब होता है जब कोई समस्या उत्पन्न होती है। आप डॉक्टर के पास तब जाओगे जब आपको कोई बीमारी होगी, तभी तो जाओगे। ऐसे ही आंदोलन दोस्तों तब वो कोई की जाती है जब कोई समस्या उत्पन्न होती है। इसका मतलब यहाँ पे महिलाओं ने आंदोलन किया है देश की आज़ादी के बाद, तो महिलाओं को कुछ दिक्कत, कुछ समस्या हुई होगी, इसलिए महिला इकट्ठा होकर एक आंदोलन करती हैं, जिसे महिला आंदोलन के नाम से जाना जाता है। अब इसी के बारे में आपको डिटेल में समझना है, मैंने हिंट आपको दे दिया है। ठीक है, आइए समझने का प्रयास करते हैं। स्वतंत्र भारत में महिला आंदोलन का एक उद्देश्य महिलाओं के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक रूप से सशक्त बनाना है। महिलाओं के अधिकारों के लिए समय समय पर कई आंदोलन शुरुआत किए गए हैं, जैसे कुछ महिला आंदोलन निम्नलिखित दिए गए हैं। पहला यहाँ पे आपको हिंट यहाँ पे दे दिया कि आंदोलन क्यों करते हैं, अपनी सामाजिक सुरक्षा के लिए, आर्थिक और राजनीतिक जो है उनमें उनको सशक्त बनाना, उनको बराबर हक देना, इसके लिए महिलाओं ने आंदोलन किए हैं। अब ऐसे कौन कौन से आंदोलन हैं जो महिलाओं के द्वारा किए गए हैं, वो आपको लिखना है। तो देखिए यहाँ पे पहला है सामाजिक सुधार आंदोलन, जो कि 1947 से 1960 के बीच में चलाया गया था। सामाजिक सुधार आंदोलन, इसमें क्या लिख सकते हैं, इसमें देखिए, इसमें लिखेंगे स्वतंत्र भारत के बाद महिलाओं के अधिकारों को सुरक्षित रखने के लिए कई जो है कानून बनाए गए थे। इसमें 1955 में एक कानून बनाया गया था, हिंदू विवाह अधिनियम। जैसे कि आपने विधवा विवाह नाम सुना होगा, तो जब कोई स्त्री का पुरुष की डेथ हो जाती थी तो उसका वो स्त्री दोबारा शादी नहीं कर सकती थी, ऐसा नियम था। लेकिन बाद में कानून बनाया गया कि जो है विधवा दोबारा पुनर्विवाह कर सकती है। तो यहाँ पे 1955 में हिंदू विवाह अधिनियम ये जो है फिर से कानून बनाया गया, जिसके आधार पे इनको आरक्षण मिला, या फिर कह सकते हैं इनको अधिकार मिला। ठीक है, फिर इसके बाद देखिए नेक्स्ट है 1956 में हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम लगाया गया, एक कानून फिर बनाया गया। फिर इसके बाद देखिए यहाँ पे 1961 में दहेज जो है प्रतिनिषेध अधिनियम बनाया गया। दहेज लेना और दहेज देना दोनों पाप है।
आज की डेट में लोग देते हैं लेते हैं, लेकिन आज की डेट में देखा जाए अगर कोई दहेज मांगता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दहेज लोग मांगते थे, दहेज ना देने पर बेटियों को बहुओं को जला देते थे, मार देते थे, परेशान करते थे। तो इस प्रकार से एक कानून बनाया गया, महिला आंदोलन का सबसे बड़ा ये आंदोलन माना जाता है। ठीक है, तो इसके बारे में आप ऐसे इस प्रकार से लिख सकते हैं। और फिर इसके बाद आगे देखते हैं, अगला आंदोलन है नारी मुक्ति आंदोलन। 1970 से 90 के बीच में ये जो है शुरुआत की गई थी नारी मुक्ति आंदोलन। इस दौर में जो है दहेज, हत्या, बलात्कार, घरेलू हिंसा के खिलाफ महिलाओं ने आवाज़ उठाई थी। महिलाओं के साथ जो भी अत्याचार हो रहे थे, इन अत्याचार को रोकने के लिए नारी मुक्ति आंदोलन की शुरुआत की गई थी। तो आराम से इसे अपनी भाषा में आप इसे लिख सकते हैं, बस एक बार थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। 1975 में टावर गैंग रेप केस के बाद बलात्कार कानून में संशोधन हुआ और फिर इसके बाद जो है काफ़ी उसमें जो है सुधार देखने को मिला है। सेल्फ एम्प्लॉयड वीमेन एसोसिएशन की स्थापना महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए किया गया। इस प्रकार से अगर आपको ये पता रहेगा लिख देना, नहीं पता रहेगा कोई बात नहीं, अगर आप इतना ही ले देंगे तब भी आपका काम हो जाएगा। ठीक है, आगे यहाँ पे नेक्स्ट है राजनीतिक भागीदारी का आरक्षण। 1990 से लेकर 2000 के बीच में यहाँ पे फिर से आंदोलन किया गया और यहाँ पे राजनीति में भी महिलाओं को आरक्षण प्रदान किया गया, जिसमें 1992 में 73वें और 74वें संविधान संशोधन के तहत पंचायतों में, यानी जो पंचायती राज व्यवस्था होती है इसमें 3 स्तरीय चुनाव होते हैं। एक होता है ग्राम पंचायत, एक होता है क्षेत्र पंचायत और एक होता है आपका जिला पंचायत। ये 3 स्तरीय पंचायत होते हैं जिसमें जो है महिलाओं को 33% आरक्षण दे दिया गया है। अब यहाँ पे महिलाओं को आरक्षण दे दिया गया है तो आपके गाँव वगैरह में महिला प्रधान होती है या महिला जो है उसका कहीं कहीं उसका जो हक होता है वो मिलता है। ठीक है, 2010 में महिला आरक्षण विधेयक संसद में लाया गया जिससे महिलाओं को जो है सुविधा मिली, उनके अधिकार दिए गए हैं। ठीक है, आगे दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट इसमें है आधुनिक महिला आंदोलन, जिसे 2000 से लेकर वर्तमान समय तक माना जाता है। 2013 में निर्भया केस के बाद कठोर कानून बनाए गए। 2017 के आंदोलन में कार्यस्थलों पर यौन शोषण के खिलाफ आवाज़ उठाई गई और 2019 में 3 तलाक कानून बनाया गया। जो 3 तलाक कानून होते थे उस पर जो है, जैसे कि मुस्लिम में क्या होता था कि 3 बार तलाक बोल दिए तो भाई तलाक हो जाता था, तो इस पे एक कानून बना दिया गया कि 3 तलाक अब ऐसा नहीं होगा। ठीक है, आगे दोस्तों बात करते हैं निष्कर्ष रूप में, यहाँ पे लिख सकते हैं, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है लिखने की इसकी, बस इतना समझ लीजिए कि महिला आंदोलन ने भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति को सुधारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, लेकिन अभी तो लैंगिक समानता के लिए प्रयास जारी है। अभी भी इनका जो आंदोलन है वो कभी कभी जारी रहता है। ठीक है, आगे दोस्तों दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे है कि दहेज प्रथा और उसके दुष्परिणाम के बारे में आपको लिखना है। आप समाजशास्त्र पढ़ रहे हो, समाजशास्त्र में आपको ये बताना है कि दहेज प्रथा जो बीमारी है कितनी खतरनाक बीमारी है और इससे कैसे निपटा जा सकता है, कैसे इसके दुष्परिणाम है, ये आपको बताना है। तो सबसे पहले दहेज प्रथा के बारे में 2 लाइन लिखेंगे आप लोग। दहेज प्रथा एक सामाजिक कुप्रथा यानी बीमारी है जिसमें विवाह के समय वर पक्ष को वर वधू से धन, गहने, वाहन आदि दिए जाते हैं। यह प्रथा कानूनी रूप से अपराध है और फिर भी समाज में ये प्रचलित है। ये जो देखा जाए, अगर देखा जाए समाज में आज भी लोग मांगते हैं और ये तरह से कानून अपराध है, लेकिन मांगने वाली कमी नहीं है, जो भिखारी हैं तो मांगेंगे ही। अब यहाँ पे जो दहेज प्रथा है इसको पूरी तरह से अगर बंद कर दिया जाए तो भाई बहुत अच्छा काम हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे कुछ लोग हैं जो देते भी हैं, अपनी स्वेच्छा से देते हैं। तो जो लोग स्वेच्छा से देते हैं, जिनके पास है उनको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो मांगते हैं भिखारियों की तरह, वो जो है यहाँ पे ये गलत तरीका है। और यहाँ पे जो मांगने का काम करते हैं और जिंदगी भर मांगने वाला ही काम करते हैं। तो दहेज प्रथा जो है ये सबसे बड़ी खतरनाक प्रथा थी जिसमें एक कानून बनाया गया, लेकिन आज भी देखने को कहीं कहीं मिल जाता है। ठीक है, तो इसके बारे में आप थोड़ा सा से लिख सकते हो। आगे यहाँ पे नेक्स्ट है दहेज प्रथा के दुष्परिणाम क्या हो सकते हैं। दहेज प्रथा के दुष्परिणाम के बारे में लिखेंगे। महिलाओं पर अत्याचार, इसके बहुत सारे दुष्परिणाम हुए हैं। महिलाओं पर अत्याचार होता था, आइए जानते हैं इसके बारे में कैसे लिख सकते हैं। दहेज की मांग पूरी ना होने पर महिलाओं को प्रताड़ित किया जाता था या किया जाता है। कई मामलों में दहेज हत्या भी देखने को मिली है। लोग महिलाओं को मार देते हैं, जला देते हैं। अपनी सूचना बहुत सारे पेपर में, अखबारों में आपने पढ़ा होगा, सुना होगा। आगे बात करते हैं, अगला है कन्या भ्रूण हत्या। कन्या भ्रूण हत्या का मतलब ये है कि दहेज के डर से कई परिवार बेटियों को जन्म नहीं देते हैं, जिससे लिंगानुपात में असंतुलन देखने को मिलता है। अब तो जो है जांच करवाना अपराध हो गया है, नहीं तो
पहले लोग जांच करवाते थे, और अगर माँ के गर्भ में बेटी है तो बेटी को ही मार देते थे, या फिर कन्या भ्रूण हत्या देखने को ज़्यादा मिलती थी। तो इस प्रकार से यहाँ पे जो है ये आपकी बहुत बड़ी दुष्परिणाम देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट है गरीबी और कर्ज। गरीबी और कर्ज कैसे है देखिए, लड़की के परिवार को दहेज के लिए कर्ज लेना पड़ता है, जिसमें कई परिवार आर्थिक संकट में आ जाते हैं। तो ये भी एक प्रकार से दुष्परिणाम है। ठीक है, आगे यहाँ चौथा पॉइंट देखिए, शादी में असमानता। शादी में असमानता का मतलब ये है कि दहेज के कारण गरीब परिवारों की बेटियां शादी में कठिनाई होती है, जिससे बाल विवाह जैसे समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। लोग सोचते हैं जल्दी शादी कर दें, नहीं तो पैसा नहीं रहेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, माँ बाप रहेंगे कि नहीं रहेंगे, क्या होगा, समस्याएं उत्पन्न हो जाएंगी। तो इसलिए लोग जो है बाल विवाह को अपना लेते हैं। ठीक है, निष्कर्ष में अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, नहीं तो इसकी जरूरत नहीं है। बस समझने वाली बात है यहाँ पे कि दहेज प्रथा को खत्म करने के लिए समाज में जागरूकता होना जरूरी है, और कानून सख्त से इसमें लागू करना आवश्यक है। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है भूमंडलीकरण और उसके सामाजिक परिणामों का जो है बताना है। तो भूमंडलीकरण क्या होता है पहले आप ये जानेंगे। तो लिखेंगे इसमें, भूमंडलीकरण का अर्थ विभिन्न देशों के बीच व्यापार, संस्कृति, विचारधारा, तकनीकी का आदान प्रदान करना भूमंडलीकरण कहलाता है। सिंपल भाषा में समझा जाए तो एक देश से बहुत सारे देशों में, मान लीजिए कोई एक देश ए है, ठीक है, अपना सामान बी में बेचता है, अपना सामान सी में बेचता है, अपना सामान डी में बेचता है, या फिर लोग आते जाते रहते हैं। तो इस प्रक्रिया को, पूरे के पूरे सिस्टम को भूमंडलीकरण कहा जाता है, या इसे वैश्वीकरण का नाम भी दिया जाता है। ठीक है, इसमें लिखेंगे भारत में 1991 में आर्थिक सुधारों के बाद भूमंडलीकरण तेज हुआ है। आर्थिक सुधार हुए 1991 में, और फिर इसके बाद भूमंडलीकरण काफ़ी तेजी से हुआ है। अब इसके सामाजिक परिणाम क्या हैं, ये आपको हेडिंग डाल के लिखना है। तो देखिए पहला परिणाम देखिए, सकारात्मक प्रभाव। सकारात्मक प्रभाव में क्या होगा, आर्थिक विकास। विदेशी कंपनियों के निवेश ने नए रोजगार के अवसर बढ़ाए हैं। महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है। महिलाओं को शिक्षा, नौकरी के अवसर अधिक इसमें मिले हैं। ये एक इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ जाएगा। अब सकारात्मक है तो नकारात्मक भी होगा, सिंपल सी बात है। तकनीकी विकास में देख लीजिए, इंटरनेट, सोशल मीडिया दुनिया से कहीं के जुड़ा बढ़ा हुआ है। ठीक है, नकारात्मक प्रभाव, हर इस चीज़ का नेगेटिव होता है तो नकारात्मक भी कुछ देखने को मिलेगा। सांस्कृतिक ह्रास है, विदेशी संस्कृति के प्रभाव में पारंपरिक मूल्यों का ह्रास हुआ है। जैसे आज के दिन में जो चाइना है, चीन का सामान इस्तेमाल करते हैं, तो जो भारतीय सामान, जो पुरानी परंपराएं हैं, जैसे अगर देखा जाए दीपावली में दिया जलाते हैं लोग, आज के दिन में झालर वगैरह लगा देते हैं चाइनीज, और दिए कोई जलाते नहीं हैं। तो इस तरह से भारतीय जो परंपरा है उसके मूल्यों का ह्रास हुआ है। ठीक है, आगे है आर्थिक असमानता, गरीब और अमीर के बीच खाई भी बनी हुई है इससे। ठीक है, नेक्स्ट है स्थानीय उद्योगों पर प्रभाव, यानी छोटे व्यापारी, किसान, इन सब में कहीं की प्रतिस्पर्धा जो है देखने को मिलेगी, और ये सब पिछड़ने लगे हैं क्योंकि समय के साथ चलेंगे नहीं। अब यहाँ पे देखिए, जैसे एआई आया है ना, एआई चैट जीपीटी वगैरह ये सब आ चुका है, तो जो एआई नहीं सीखेगा वो बहुत पीछे हो जाएगा। चैट जीपीटी वगैरह जो यूज नहीं करेगा, सीखेगा नहीं, वो बहुत पीछे हो जाएगा। इस प्रकार से उसको सीखना पड़ेगा और अपने आप को प्रतिस्पर्धा में लाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे दोस्तों बात करते हैं, निष्कर्ष आप देख लेना एक बार। ठीक है, बात करते हैं यहाँ पे हरित क्रांति के जो है ग्रामीण समाज पर क्या प्रभाव पड़ा, ये आपको बताना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या इसका प्रभाव रहा। सबसे पहला यहाँ पे हरित क्रांति के प्रभाव में लिखेंगे, हरित क्रांति 1960 के दशक में भारत में हुई कृषि सुधारों की प्रक्रिया थी, जिससे आधुनिक तकनीकी, उन्नत बीज, रासायनिक खाद और सिंचाई का जो है उपयोग करके कृषि उत्पादन को बढ़ाया गया था, जिसे हरित क्रांति के नाम से जाना जाता है। ये तो परिभाषा हो जाएगी। अब इसके हरित क्रांति क्या क्या प्रभाव थे, तो देखिए पहले सकारात्मक प्रभाव लिख देंगे, फिर नकारात्मक लिख देंगे। ठीक है, तो देखिए पहले सकारात्मक में लिखिए, कृषि उत्पादन में वृद्धि, गेहूं और चावल का उत्पादन कई गुना बढ़ गया था, ये सकारात्मक है। भुखमरी भी कमी आई थी, भारतीय खाद्य उत्पादन में आत्मनिर्भर बन गया था, ये भी इसका सकारात्मक पॉइंट है। किसानों की आय बढ़ गई थी, नए साधनों से किसानों को लाभ हुआ था, और खेती में काफ़ी अच्छी फसल पैदा हुई थी। तो इस प्रकार से सकारात्मक हो गया। नकारात्मक भी देख लेते हैं, कुछ ना कुछ नकारात्मक भी है। छोटे किसानों को नुकसान ज़्यादा हुआ था, गरीब किसान के पास नई तकनीकी अपनाने के लिए साधन नहीं थे, यानी पैसे वगैरह नहीं थे, वो नई तकनीकी अपना नहीं पाए, जिससे वो जो है और छोटे किसान जो है और परेशान हो गए, और उससे जो है उनकी काफ़ी नुकसान भी हुआ। नेक्स्ट है पर्यावरण प्रभाव, रासायनिक खादों का प्रयोग किया गया, कीटनाशक दवाओं का प्रयोग किया गया, जिससे मिट्टी की जो उर्वरा शक्ति थी वो कमी देखने को उसमें मिली है। नेक्स्ट, सिंचाई की समस्या, अधिक पानी जरूरत के कारण जल संकट उत्पन्न हो गया था, बहुत ज़्यादा पानी इस्तेमाल किया गया था, और स्वच्छ पानी का इस्तेमाल करने से जल संकट उत्पन्न हो गया था। तो ये नकारात्मक पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, निष्कर्ष को छोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पर, सामाजिक सर्वेक्षण और इसके उद्देश्य बताइए।
अब सामाजिक सर्वेक्षण क्या होता है, तो पहले आप नहीं डालेंगे सामाजिक सर्वेक्षण, उसके बारे में लिखेंगे। सामाजिक सर्वेक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें समाज से संबंधित विभिन्न पहलुओं को अध्ययन किया जाता है। यानी सामाजिक सर्वेक्षण मतलब नाम से स्पष्ट है, समाज में सर्वे करना, जांच करना, पता लगाना, ठीक है, कि समाज में क्या दिक्कतें हो रही हैं, क्या समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। इसके माध्यम से समाज की समस्याएं और बदलाव को समझने में मौका मिलता है, तो ये सामाजिक सर्वेक्षण हो जाएगा। अब इसके उद्देश्य क्या है, तो लिखेंगे हेडिंग डाल के सामाजिक सर्वेक्षण के प्रमुख उद्देश्य, और उद्देश्य में क्या लिखेंगे, देखिए पहला पॉइंट यहाँ पे है, सामाजिक समस्याओं का समाधान अध्ययन करने में हमें मौका मिल जाता है। यानी गरीबी कितनी है समाज में, बेरोजगारी कितनी है, शिक्षा की स्थिति क्या है, बाल श्रम कितने हैं, क्या कर रहे हैं, ये पूरी जानकारी हमें सर्वेक्षण के माध्यम से पता चल जाता है। नेक्स्ट है नीति निर्माण बनाने में सहायता प्रदान करती है। अगर सरकार गाँव में कानून बनाती है या समाज के लिए कानून बनाती है तो उसमें मदद मिलता है कि समाज में समस्या क्या है, उस समस्या को समझकर अगर कानून बनाया जाए तो समस्या का समाधान जल्दी मिल सकता है। तो इसमें आप नीति निर्माण में लिख सकते हैं कि सरकार और गैर सरकारी संस्थाएं सर्वे के आधार पर योजनाएं बनाती हैं जिससे समाज के हित के लिए काम होता है। ठीक है, आगे नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों यहाँ पे सामाजिक बदलाव को पहचान। सामाजिक बदलाव को पहचान का मतलब यह है कि समाज में हो रहे बदलाव जैसे शहरीकरण, महिला सशक्तिकरण, डिजिटल शिक्षा आदि का अध्ययन किया जाता है, जिससे कोई भी समस्या परेशानी होती है तो उसको दूर भी किया जाता है। सार्वजनिक राय जानना, सार्वजनिक राय जानने का मतलब ये कि जनता की सोच कैसी है, जरूरतों को समझने के लिए चुनौती सर्वेक्षण और बाजार आदि का हम सर्वेक्षण करते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि समाज में क्या समस्याएं हैं और हमें क्या उनको जरूरतों को पूरा करना है। तो इस प्रकार से दोस्तों आसानी से आप इसके बारे में लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नातेदारी। बहुत ही ज़्यादा एवरग्रीन क्वेश्चन है, हर साल पूछा जाता है। नातेदारी को परिभाषित कीजिए और इसके प्रमुख प्रकारों को बताइए। आइए जानते हैं नातेदारी के बारे में, और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलेंगे। अभी हम लोग 10 क्वेश्चन कवर किए हैं। ठीक है, यहाँ पे 10 क्वेश्चन कवर किए हैं, फिर से यहाँ पे क्वेश्चन आ चुका है, 5 और क्वेश्चन आ चुके हैं। तो आइए जानते हैं इनका भी उत्तर, समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए नातेदारी को परिभाषित करते हैं। तो नातेदारी होती क्या है, नातेदारी का मतलब रिलेशनशिप। ठीक है, नातेदारी समाज में खून के रिश्ते, विवाह और दत्तक ग्रहण के, दत्तक मतलब जो गोद लेते हैं, माध्यम से बनने वाले संबंधों से होता है। यह सामाजिक संगठन की एक महत्वपूर्ण इकाई होती है जो व्यक्ति को परिवार और समाज संस्कृति से जोड़ती है। ये दोस्तों ये परिभाषा मैंने किताबी भाषा यहाँ पे थोड़ा सा लिख दिया है, सिंपल भाषा में आपको समझा दे रहा हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने कई बार समझाया भी इसके बारे में। यहाँ पे मान लेते हैं लड़का है और मान लेते हैं कि लड़की है। ठीक है, अब ये लड़का लड़की दूसरे को अभी जानते नहीं हैं, अनजान है, लेकिन अब इनको जान पहचान बनाते हैं। जान पहचान कैसे बनेगी, शादी करवा देते हैं, जान पहचान बन जाएगी। इस लड़के के साथ शादी करवा दीजिए। ठीक है, शादी करवा देते हैं भैया। शादी जब हो जाएगी तो इनका परिवार, लड़के का पूरा परिवार इस लड़के के परिवार के साथ जुड़ जाएगा, और जो लड़की का पूरा परिवार है इसके साथ में पूरा परिवार जुड़ जाएगा। जुड़े कैसे रिश्ता बना, शादी से रिश्ता बना। तो अब यहाँ पे लिख सकते हैं कि जब एक परिवार दूसरे परिवार से शादी के बंधन से जुड़ जाता है तो उसे नातेदारी या रिश्तेदारी कहा जाता है। सिंपल परिभाषा आप लिख सकते हैं। ठीक है, आइए बात करते हैं इसके प्रकार, कौन कौन से प्रकार होते हैं। तो देखिए प्रकार में लिखेंगे, अभी मैंने आपको बताया कि कैसे जुड़े थे, वो विवाह के द्वारा यानी शादी के द्वारा जुड़े थे। तो पहला प्रकार क्या हो जाएगा, विवाह नातेदारी, जो है विवाह संबंधी नातेदारी। यह विवाह के माध्यम से बनने वाले संबंध होते हैं। इसमें पति पत्नी, सास बहू, जेठानी, देवरानी, ये सब विवाह के बाद ही बनते हैं। तो रिलेशनशिप बनता है विवाह के। तो पहला प्रकार हो जाएगा विवाह संबंधी नातेदारी। दूसरा देखिए रक्त संबंधी नातेदारी। रक्त संबंधी, जब दोनों की शादी हुई थी तो बच्चे भी होंगे, जब बच्चे होंगे तो क्या हो जाएगा, रक्त संबंधी नातेदारी। खून का रिश्ता जो है, जो रिश्तों से बनने वाले संबंध होते हैं उसे नातेदारी कहते हैं। इसमें माता पिता बनते हैं, संतान पैदा होते हैं, फिर इसके बाद भाई बहन बनते हैं, चाचा भतीजा बनते हैं। इस प्रकार से रिलेशनशिप बनता चला जाता है। एक रिलेशनशिप यहाँ पे और बनता है दत्तक नातेदारी। दत्तक नातेदारी का मतलब होता है जो गोद लेते हैं। यह गोद लिए बच्चे के और उनके परिवार के बीच बनने वाला संबंध को दर्शाता है। दत्तक माता पिता, संतान, ये सब जो है नातेदारी में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, आगे यहाँ पे सांकेतिक नातेदारी। सांकेतिक नातेदारी का मतलब क्या होता है, ये सामाजिक परंपराओं, मित्रता, धार्मिक संबंधों के आधार पर बनने वाले होते हैं, जिससे गुरु शिष्य, गोद लिए गए भाई बहन, इस प्रकार से। सांकेतिक मतलब जैसे गांव में आपके कुछ, आप किसी को चाचा कहते हैं, किसी को जो है गांव में भैया कहते हैं, किसी को कुछ और बोलते हैं। तो वो जो गाँव के लोग होते हैं उनसे भी जो रिलेशनशिप जुड़ा हुआ है वो सांकेतिक होता है। तो इस प्रकार से इसके बारे में भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है सामाजिक आंदोलन और उसके प्रकार
अधिकारों के बारे में आपको बताना है। तो सामाजिक आंदोलन होता क्या है ये आपको बताना है। तो पहले आप लिखेंगे सामाजिक आंदोलन की परिभाषा। देखिए, जब समाज में कई विशेष समूह अपने अधिकारों, समस्याओं और सुधारों के लिए सामूहिक रूप से संघर्ष करते हैं तो उन्हें सामाजिक आंदोलन कहा जाता है। बहुत ही सिंपल परिभाषा है। सामाजिक आंदोलन क्यों करते हैं लोग? समाज के लोग अपने समूह में अधिकारों के लिए करते हैं, समस्याओं को सुधारने के लिए करते हैं। ऐसा संघर्ष सामाजिक आंदोलन के नाम से जाना जाता है। अभी कितने प्रकार का होता है आइए इसके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। पहला है सुधारात्मक आंदोलन। कोई भी समाज में सुधार करना हो तो उसके लिए आंदोलन चलाए जाते हैं। जैसे यहाँ पे देख पाएंगे, इसका उद्देश्य समाज में सकारात्मक बदलाव लाना होता है और जो भी समस्याएं होती हैं उसको सुधारना होता है। जैसे उदाहरण के तौर पे देखिए, राजा राम मोहन राय द्वारा सती प्रथा का उन्मूलन किया गया था, यानी सती प्रथा को बंद कराया गया था। तो इस प्रकार से ये आपका आंदोलन है, सकारात्मक आंदोलन है। महात्मा गांधी ने हरिजन आंदोलन चलाया था, यानी महात्मा गांधी ने बहुत सारे आंदोलन चलाए थे, जैसे चंपारण सत्याग्रह आंदोलन है, भारत छोड़ो आंदोलन है, ये बहुत सारे आंदोलन है, ये भी इस तरह से देखा जाएगा। ठीक है, आगे यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट है क्रांतिकारी आंदोलन। क्रांतिकारी आंदोलन में देखा जाए तो यहाँ पे 1857 की क्रांति का नाम आपने सुना होगा। ठीक है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत जो है 1857 में होती है। 10 मई 1857 में मेरठ से इसकी शुरुआत होती है, इतिहास में आपने पढ़ा होगा। ठीक है, इसके बाद प्रतिगामी आंदोलन है। प्रतिगामी आंदोलन का मतलब क्या होता है इसमें लिखेंगे, इसमें लोग पारंपरिक मूल्यों और जो है परंपराओं को बनाए रखने के लिए संघर्ष करते हैं। इसमें खालिस्तान आंदोलन, कुछ धार्मिक रूढ़िवादी आंदोलन जो होते हैं इसको बोलते हैं प्रतिगामी आंदोलन। ठीक है, नेक्स्ट है नारी आंदोलन। नारी आंदोलन में देखिए, महिलाओं को अधिकार और समानता के लिए संघर्ष किया जाता है। उदाहरण के तौर पर देखा जाए तो 2017 में जो है मीटू आंदोलन चलाया गया था, 2013 में निर्भया आंदोलन चलाया गया था। ठीक है, आगे यहाँ पे निष्कर्ष पढ़ सकते हैं। इसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्षेत्रवाद क्या होता है, इसको नियंत्रित करने के लिए सुझाव दीजिए। तो क्षेत्रवाद के बारे में आपको बताना है और इसे नियंत्रित करने के कौन कौन से सुझाव हैं ये आपको यहाँ पे बताना है। तो सबसे पहले बात करते हैं परिभाषा के बारे में। जब लोग अपने क्षेत्र या राज्य या भाषा के प्रति अत्यधिक लगाव दिखाते हैं और अन्य क्षेत्र से भेदभाव करते हैं तो इसे क्षेत्रवाद कहा जाता है। सिंपल परिभाषा है, जैसे मान लीजिए आप यूपी के रहने वाले हैं और जाइए आप महाराष्ट्र में काम करने के लिए, और मराठी लोग कहें कि यूपी वाले जो है यहाँ पे काम करने आते हैं, अगर जो है महाराष्ट्र में काम ना मिले तो भूखे मर जाएं, तो अगर इस प्रकार से क्षेत्रवाद की भावना रखते हैं वो लोग तो समझ जाइए इसे हम क्षेत्रवाद कहते हैं। ठीक है, अब इसके बारे में आगे यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट है, क्षेत्रवाद का कारण क्या है। तो देखिए, आर्थिक असमानता। आर्थिक असमानता देखने को मिलती है। कुछ क्षेत्रों का विकास बहुत ज़्यादा हो जाता है, कुछ क्षेत्रों का विकास कम होता है, इसीलिए यहाँ पे लोग क्षेत्रवाद की भावना रखते हैं। जैसे मान लीजिए जो लोग यूपी बिहार से कमाने जाते हैं तो यहाँ पे आर्थिक समानता देखने को मिलती है, यहाँ पे विकास बहुत कम देखने को मिलता है। ठीक है, आगे है दूसरा पॉइंट यहाँ पे है राजनीति हित। राजनीति हित का मतलब यह है कि कुछ राजनीतिक दल क्षेत्रीय भावनाओं को भी भड़काते रहते हैं, जिसके कारण क्षेत्रवाद की जो है भावना उत्पन्न हो जाती है। नेक्स्ट है भाषा संस्कृति मतभेद में। इसमें देखा गया है कि अलग अलग राज्यों की संस्कृति और भाषा जो है अलग अलग होती है, जैसे मराठी, पंजाबी, उड़िया, तेलुगु, बंगाली, इस प्रकार से भाषा के आधार पे लोग भी अपने आप को अलग मानते हैं। ठीक है, अब इसका सुझाव क्या है, तो सुझाव में आप यहाँ पे लिख सकते हैं, सुझाव में राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देना। राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने का मतलब यह कि शिक्षा में राष्ट्रीय एकता को महत्व पर जोर दिया जाए। दूसरा पॉइंट, सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा दिया जाए। तीसरा पॉइंट आप इसमें लिख सकते हैं, सामाजिक विकास किया जाए, यानी पिछड़े राज्यों के लिए विकास योजना लाया जाए ताकि जो है उनका विकास हो सके और लोग ऐसी भावना ना रखें। रोजगार के अवसर हर राज्य में समान रूप से उपलब्ध कराया जाए ताकि जो है लोगों को अपने ही राज्य में रोजगार मिल सके। फिर इसके बाद है राजनीतिक सुधार। क्षेत्रवाद को बढ़ावा देने वाले नेताओं दलों पर प्रतिबंध लगाया जाए और राष्ट्रीय मुद्दों पर जो है ध्यान दिया जाए। तो इस प्रकार से इसके बारे में आप लिख सकते हैं। इसके बाद तो यहाँ पे आता है औद्योगिक समाज किसे कहते हैं और इसमें परिवर्तन किस प्रकार से होता है। तो सबसे पहले आप लिखेंगे यहाँ पे औद्योगिक समाज के बारे में। इसमें लिखेंगे औद्योगिक समाज के कारण समाज में कई बदलाव आए हैं। पारंपरिक समाज की जगह आधुनिक समाज ने ले ली है, जहां विज्ञान, तकनीकी, मशीनों का अधिक उपयोग देखने को मिला हुआ है। तो इस प्रकार से इसे आप औद्योगिकरण कह सकते हैं।
अगला पॉइंट यहाँ पे है औद्योगिक समाज में परिवर्तन। इसमें लिखेंगे शहरीकरण का विकास में आया। गांव से जो है लोग है शहर की तरफ पलायन करते हैं, जिसे शहरीकरण कहा जाता है। आगे है रोजगार में बदलाव। रोजगार बदलाव में देखने को मिलता है कि कृषि आधारित रोजगार कम हुए हैं और उद्योगों में नौकरियां ज़्यादा बढ़ी हुई हैं। नेक्स्ट है सामाजिक संरचना में परिवर्तन। इसमें लिखेंगे परिवार छोटे होने लगे हैं और संयुक्त परिवार की जगह एकल परिवार अब लेने लगा है। अब गांव से लोग निकल कर जब शहर में जाते हैं तो उनका परिवार कैसा होता है, एकल परिवार हो जाता है। अगला है शिक्षा एवं तकनीकी विकास। इसमें लिखेंगे नए उद्योगों के लिए कुशल श्रमिक की जरूरत बढ़ी है, जिसमें तकनीकी शिक्षा का विकास हुआ है। अब इसमें हेडिंग बना के लिखेंगे औद्योगिक समाज का विकास कैसे होता है। तो देखिए वैज्ञानिक और तकनीकी प्रगति में इसमें लिखेंगे कि नए आविष्कार ने जीवन को आसान बनाया है, जैसे इंटरनेट, मोबाइल, ऑटोमेशन, यानी जो रोबोट आ चुके हैं। इस प्रकार से समाज में विकास देखने को मिलता है। आगे है सामाजिक और आर्थिक विकास। औद्योगिकरण ने देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत किया है और लोगों को जीवन स्तर में काफी बदलाव सुधार देखने को मिले हैं। निष्कर्ष में आप लिख सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन आपका यहाँ पे 10 नंबर क्वेश्चन है, लोकतंत्र और राजनीतिक दलों की भूमिका बताइए। तो सबसे पहले लोकतंत्र क्या होता है ये आप जान लीजिए। लोकतंत्र एक ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें जनता अपने प्रतिनिधित्व को चुनकर सरकार बनाती है। यानी जनता क्या करती है, जनता जो है सरकार बनाने का काम करती है, जनता सरकार को चुनती है। ठीक है, इसमें नागरिकों को अपने बोलने, चुनाव लड़ने और स्वतंत्रता का अधिकार दिया जाता है, जिसे लोकतंत्र कहा जाता है। आगे यहाँ पे इसकी परिभाषा में आगे लिखेंगे राजनीतिक दलों की क्या भूमिका है। तो यहाँ पे लिखेंगे जनता और सरकार के बीच पुल का काम करती है। जनता और सरकार के बीच में पुल का काम करने का मतलब ये है कि जो राजनीतिक दल होते हैं, एक तरफ जनता होती है, ठीक है, एक तरफ सरकार होती है, एक तरफ जनता, एक तरफ सरकार होती है, और जो राजनीतिक दल होते हैं वो बीच में यहाँ पे पुल का काम करते हैं, और इसी प्रकार से दोनों को मिलाने का काम करने का जो राजनीतिक दल होते हैं वो काम करते हैं। ठीक है, आगे है नीति निर्माण में सहायक। नीति निर्माण में सहायक करने का मतलब ये कि सरकार की नीतियाँ, योजनाएं जो है ये राजनीतिक दलों द्वारा बनाई गई हैं और लागू की जाती हैं। इसमें अगला पॉइंट लिखेंगे जनता को जागरूक करना। राजनीतिक दल चुनाव अभियान के दौरान लोगों को अपने अधिकारों को, कर्तव्यों को जानकारी देता है, ताकि जो है वो वोट दे सके, जनता को बता सके कि आपका जो अधिकार है वो अधिकार आ चुका है, और वोट देकर सही इंसान का चुनाव करिए। अगला है विपक्ष की भूमिका भी निभाते हैं। जो पार्टी सत्ता में नहीं होती है, सरकार नहीं बनाती है, वो विपक्ष के रूप में काम करती है और सरकार की नीतियों के समीक्षा करती है और गलत नीतियों का विरोध करती है। तो इसके बारे में आप ऐसे इसके बारे में लिख सकते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट आपका रहेगा राष्ट्रीय एकता और सामाजिक विकास। इसमें लिखेंगे राजनीतिक दल विभिन्न समाजों को मंच पर लाते हैं और सामाजिक न्याय को बढ़ावा देते हैं। निष्कर्ष में आप लिख सकते हैं कि लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। यदि लोग राजनीतिक दल ईमानदारी से काम करें तो लोकतंत्र मजबूत और प्रभावी बन सकता है। तो दोस्तों कुछ ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो आप यहाँ पे देखे हैं। अगर आप इनको तैयार कर लेते हैं तो आपके पेपर में यहाँ से क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। मुलाकात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।